अब हम BCA का ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 3 पार्ट 2 करने वाले हैं। यहाँ पे आपका पार्ट 2 में यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ एक यूनिट बचती है, यूनिट 4। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले वही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका सब्जेक्ट कोड क्या है। तो इसका सब्जेक्ट कोड है BCA 2003T। ठीक है, BCA 2003T, है ना। स्पेशली ये जो वीडियो बनाई गई है CCSU मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई है। बट आप इसमें बाकी के अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इससे ही 95% यही सिलेबस है सबका। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ध्यान देना प्लीज़। यहाँ से जो स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी, इसमें डेडलॉक के बारे में पढ़ेंगे। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोसेस होने की वजह से जो सिस्टम होता है वो हैंग हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में, वही आपका पुराना तरीका। प्रोसेस एक दूसरे का वेट करते रह जाते हैं। प्रोसेस क्या करते हैं? एक दूसरे का वेट करते रह जाते हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, वेट क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है जो प्रोसेस P1 चल रहा है उसके पास कोई रिसोर्सेज है R1 और P2 को भी वही रिसोर्स चाहिए R1, तो वो क्या करेगा? P1 का वेट करेगा ना, कभी अपना काम खत्म करे, कब मुझे ये रिसोर्स दे। समझ में आया? तो यहाँ पे इसीलिए वो क्या करता है? वेट करता रहता है और वो देता नहीं है क्योंकि उसको चाहिए होता है R2 जो P2 के पास है। तो एक दूसरे को ना तो ये रिसोर्सेज देते हैं और अपने अपने रिसोर्सेज को लेकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सिस्टम क्या होता है? हैंग हो जाता है। तो डेडलॉक क्या होता है? एक सिचुएशन होती है वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस, जब बहुत सारे प्रोसेस आर ब्लॉक्ड हो जाते हैं फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईच वेटिंग, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा होता है फॉर अ रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज के लिए हर कोई वेट कर रहा होता है, वो भी कौन से रिसोर्सेज? जो किसी और प्रोसेस के पास है, और वो कोई और प्रोसेस वाला दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे यही चलता रहता है, डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए वेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, P1 रुका हुआ है रिसोर्सेज ए के लिए, है। और वेट P1 होल्ड, मतलब P1 के पास क्या है? रिसोर्स ए है, और वेट किसके लिए कर रहा है? बी के लिए, रिसोर्स बी के लिए। ठीक है, अब P2 के पास क्या है? रिसोर्स बी है, पर वो वेट किसके लिए कर रहा है? ए के लिए। अब ना तो P1 पहले ए देगा, है ना, और ना P2 पहले बी देगा, तो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? एक जगह पर रुक रह जाएंगे और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये सिस्टम हमेशा के लिए बंद, स्टक फॉर एवर। ठीक है, इसीलिए पूरा का पूरा प्रोसेस, दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे? हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई सा भी आगे नहीं बढ़ रहा है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? दिक्कत कौन? ठीक है, यहाँ समझ में, डेडलॉक समझ में आ गया। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं डेडलॉक होने के लिए? ध्यान देना प्लीज। सबसे पहले डेडलॉक तभी होगा जब ये चार कंडीशंस एक साथ ट्रू हो, मतलब इन चारों कंडीशंस में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक समझ में आया क्या होगा? जब प्रोसेस रुक जाएंगे। सबसे पहले क्या? म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स। म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स इसका मतलब क्या है? ओनली वन प्रोसेस कैन यूज कर सकता है रिसोर्स को एट अ टाइम। देखो, अगर एक ही रिसोर्स को बहुत सारे प्रोसेस एक साथ यूज कर सकते हैं वहाँ पे तो वेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो वेट कब करना पड़ेगा? जब कोई एक प्रोसेस एक रिसोर्स को क्या कर रहा होगा? उसका यूज कर रहा होगा और दूसरा वाला उसके लिए वेट करेगा। समझ में? तो ओनली वन प्रोसेस कैन यूज रिसोर्स एट अ सेम टाइम, मतलब एक एट अ सिंगल टाइम। ठीक है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है रिसोर्स को, तो ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये कंडीशन होती है। फिर होल्ड एंड वेट। देखो, अपने रिसोर्सेज को पकड़े रखो और दूसरे वाले के लिए वेट करते रहो, तो ये होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन भी किस में आती है? डेडलॉक के लिए। ये नेसेसरी कंडीशन, अगर ये होगी तभी डेडलॉक हो सकता है, वरना नहीं होगा। नो प्रेम्पशंस इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन फोर्सफुली, मतलब कि आप जबरदस्ती किसी से रिसोर्सेज नहीं ले सकते, जबरदस्ती नहीं ले सकते। ठीक है, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस तभी वो आपको देगा, वरना वो आपको रिसोर्सेज नहीं देगा। नेक्स्ट है सर्कुलर वेट। जैसे कि देखो, P1 वेट कर रहा है R2 रिसोर्सेज के लिए जो कि उसके पास है P2 के पास। P2 वेट कर रहा है R3 रिसोर्सेज के लिए जो P3 के पास है। P3 वेट कर रहा है R1 रिसोर्सेज के लिए जो P1 के पास है। तो यहाँ पे इसलिए वेट चल रहा है, सर्कुलर वेट इसी को कहते हैं। जब पहला वाला बंदा दूसरे के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है, दूसरा वाला बंदा तीसरे वाले के लिए वेट कर रहा है, तीसरा वाला बंदा पहले वाले के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है। तो ये क्या होता है? आपका सर्कुलर वेट। तो ये चार कंडीशंस होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जब एक प्रोसेस एक टाइम पे रिसोर्सेज को यूज करें। होल्ड एंड वेट, जब अपने वालों को रिसोर्सेज को रोक लो और दूसरे वाले के लिए वेट करते रह जाओ। नो प्रेम्पशन, जबरदस्ती नहीं ले सकते। सर्कुलर वेट, जब आपस में ही क्या करते रहो? एक दूसरे के रिसोर्सेज का वेट करते रहो। समझ में आया? तो ये यहाँ पे आपको छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इंट्रोडक्शन टाइप सा। ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे। देखो, कैसे पता करेंगे कि कोई प्रोसेस रुकने वाला है या किसी प्रोसेस में डेडलॉक आया है नहीं? तो उसके लिए हम करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स, पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है।
ग्राफ की हेल्प से क्या देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। और दूसरा चीज़ क्या चेक करते हैं, डेडलॉक चेक होने के लिए यूज़ होता है, मतलब डेडलॉक चेक करते हैं कि डेडलॉक इसमें हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो रिसोर्सेज एलोकेशन ग्राफ, जिसे हम REG भी कहते हैं, इज डायरेक्टेड ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट द एलोकेशन ऑफ ग्राफ टू प्रोसेस एंड टू डिटेक्ट डेडलॉक। वही डेडलॉक चेक करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है, और दूसरी चीज़ ये पता करने के लिए कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। अब इसमें एक कुछ टर्म्स हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं। पहले होगा इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? एन इंस्टेंस मतलब मैं बता देता हूँ आपको। इंस्टेंस सिंपल सी बात है कि रिसोर्स की कितनी कॉपी है, रिसोर्सेज की कितनी कॉपी है। फॉर एग्जांपल अगर चेयर वन इंस्टेंस बोला इसका मतलब क्या है, एक एक चेयर है। पर चेयर अगर थ्री इंस्टेंस बोला इसका मतलब क्या है, तीन चेयर है। ठीक है। तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ रिसोर्सेज मीन्स हाउ मैनी कॉपीज, कितनी कॉपीज हैं ऑफ दैट रिसोर्सेज की आर अवेलेबल इन द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल की कितनी कॉपीज हैं उस सिस्टम के अंदर, वही क्या होता है उसका इंस्टेंस। क्या होता है? इंस्टेंस। ठीक है। आगे बढ़े। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है, प्रोसेस P1 P2। प्रोसेस को क्या है, P1 और P2, रिसोर्सेज क्या R1 और R2। ठीक है। और दोनों के पास क्या है, वन इंस्टेंस है दोनों के। देखो भाई एक बात बताना, अगर तुम्हारे पास कॉपी ही दो दो हैं, तो अगर P1 को भी R1 चाहिए और P2 को भी R1 चाहिए, तो आपके पास तो कॉपी दो है ना, दोनों को एक एक कॉपी दे दो, तो वहाँ पर डेडलॉक तो होगा ही नहीं। तो डेडलॉक हमेशा किस में होता है, जहाँ पे सिंगल इंस्टेंस हो, मतलब एक इंस्टेंस हो, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहीं पे होता है। ठीक है। अब अलोकेशन एंड रिक्वेस्टिंग, पहले तो ये देखेंगे हम रिसोर्सेज किसके पास कौन से हैं, और फिर देखेंगे कौन किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है। तो R1 जब रिसोर्सेज पहले लिखे हो, P1 बाद में लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, R1 मिल गया किसको, R1 मिल गया किसको, P1 को। P1 को कौन मिल गया, R1। तो R1 अलोकेटेड टू P1। R1 हमने किसको दे दिया, P1 को। P1 फिर एरो इसका R2, इसका मतलब क्या, P1 किसका वेट कर रहा है, R2 का। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 से। R2 मिल गया किसको, P2 को। R2 अलोकेट हो गया तो P2 को, मतलब R2 किसको दे दिया हमने, P2 को। पर P2 वेट कर रहा है किसका, R1 का। समझ में आया? जब प्रोसेस पहले लिख रहे हैं तो इसका मतलब वेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब रिसोर्सेज पहले लिख रहे हैं इसका मतलब दे दिया है वो। ठीक है। अब इससे अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये देखना, R1 पहले किसको कर रहा है, P1 को, तो R1 P1 को दे दिया गया है। P1 वेट कर रहा है किसका, R2 का, तो P1 किसका वेट कर रहा है, R2 का। R2 किसको दे दिया गया है, P2 को। P2 किसको दे दिया, R1 को। अब यहाँ पे देखना, ये साइकिल बन गई ना पूरी की पूरी, ये साइकिल बन गई ना, घूम फिर के फिर यहीं आ गया। अब फिर से अगर देखो तो R1 किसको दे दिया, P1 को। इस टाइप से घूमती रहेगी साइकिल। तो यहाँ पे साइकिल क्या है, प्रेजेंट है। साइकिल ही देखनी होती है, अगर साइकिल प्रेजेंट है और सिंगल कॉपी है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक प्रेजेंट होगा। क्या होगा, डेडलॉक प्रेजेंट। यही होता है रैग निकालने का मेथड। रैग क्या होता है, रिसोर्सेज एलोकेशंस डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्ट। समझ में आ गया, बात क्लियर है ना? रहेगा ना तो ग्राफिक होगा ना वो। ठीक है। डिटेक्ट का मतलब मेथड वो होता है कि आप डिटेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं डेडलॉक है या नहीं। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये छोटा ही पार्ट था इस वाले का, पर हम ढंग से पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी भी, ध्यान देना प्लीज़। मेथड टू हैंडल डेडलॉक। डेडलॉक को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हो, पहले तो ये डेडलॉक प्रिवेंशंस। आप चार कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या कर दो, हटा दो वहाँ से, है ना। या तो आप होल्ड एंड वेट वाली हटा दो, कि आपको ज़रूरी नहीं है आप होल्ड करो फिर ही वेट करना, आप किसी को कुछ भी दे सकते हो, तो होल्ड एंड वेट वाली हटा दो। या अलाउ प्रिम्पशंस, मतलब कि आप ज़बरदस्ती किसी से रिसोर्सेज ले सकते हो। तो अगर कोई भी एक कंडीशन हटती है तो डेडलॉक अपने आप ही हट जाएगा। तो याद रखना, चार कंडीशन में से अगर कोई एक भी हट जाए तो डेडलॉक नहीं होगा। और इसको क्या कहते हैं हम, डेडलॉक प्रिवेंशंस। डेडलॉक प्रिवेंशंस समझ में आ गया। अब दूसरा है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सिस्टम चेक करता है वेदर रिसोर्सेज अलोकेशन। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ। पहले सिस्टम चेक करेगा कि यहाँ पे डेडलॉक होने के चांसेस तो नहीं है, अगर हैं तो उसे रिसोर्स नहीं देगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसको क्या दे देगा, रिसोर्सेज दे देगा। फॉर एग्जांपल बैंक वाले अगर लोन दे रहे हैं तो पहले ये भी तो चेक करते हैं कि ये क्या EMI भर पाएगा। अगर वो EMI भर सकता है, उस हिसाब से कैपेबल है, तो उसको लोन मिलता है, वरना नहीं मिलता। वैसे काम है। अब यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम का। और उस एल्गोरिथम का नाम क्या है, बैंकर एल्गोरिथम। क्या नाम है उस एल्गोरिथम का, बैंकर एल्गोरिथम। ठीक है, ध्यान देना जरा। बैंकर एल्गोरिथम में क्या होता है, बैंकर एल्गोरिथम इज यूज्ड होता है टू अवॉइड करने के लिए डेडलॉक बाय चेकिंग वेदर द सिस्टम विल रिमेन इन सेफ स्टेट आफ्टर अलोकेटिंग रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्स देने के बाद क्या हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। सेफ स्टेट क्या होता है, सब प्रोसेस कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं, सब प्रोसेस कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं। वही क्या होता है आपका सेफ कंडीशंस। सेफ स्टेट क्या होती है, सेफ स्टेट।
ठीक है। तो बैंकर एल्गोरिथम समझ में आया। बैंकर एल्गोरिथम इज यूज्ड होता है टू अवॉइड करने के लिए डेडलॉक, और ये चेक करने के लिए कि अगर सिस्टम को रिसोर्सेज दिए जाएं, अगर सिस्टम को रिसोर्सेज दिए जाएं तो ये डेडलॉक तो नहीं लगेगा इसमें। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब रिसोर्सेज देने से पहले चेक करता है, अगर सेफ रहेगा तभी रिसोर्सेज देगा। सॉरी भाई, अगर सॉरी टवाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। रिसोर्सेज देने से पहले चेक करता है, अगर सेफ रहेगा तभी रिसोर्सेज देता है, वरना नहीं देता। अब चेक करने का क्या मेथड होता है वो देखना। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है अब हम देखेंगे। बैंकर एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम क्यों यूज़ होता है? ये डिटेक्ट करने के लिए कि डेडलॉक है या नहीं, और ये डिटेक्ट करने के लिए कि अगर रिसोर्सेज दिए गए तो डेडलॉक लग सकता है, अगर लगेगा तो नहीं देगा उसे रिसोर्स, नहीं लग सकता तो दे देगा। समझ में आ गया। और ध्यान देना प्लीज़, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती है? पहले अवेलेबल, कितने रिसोर्सेज फ्री हैं, कितने रिसोर्सेज फ्री हैं, वही क्या होता है आपका अवेलेबल। जितने रिसोर्सेज फ्री होंगे वही अवेलेबल होंगे। मैक्स, प्रोसेस को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो उसको कैसे पता करते हैं? मैक्स, कि उसको इतने वो रिसोर्सेज तो चाहिए। अलोकेशन, उसको कितने दे दिए गए हैं, उसको क्या कहते हैं हम? अलोकेशन। ठीक है। नीड, उसको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो नीड का फॉर्मूला क्या होता है? ज़रूरत का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्स, कितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, माइनस कितने दे दिए हैं, वही क्या होता है आपका नीड का फॉर्मूला। नीड का फॉर्मूला क्या होता है? नीड, NWD, नीड, मैक्स माइनस अलोकेशन। ठीक है। सेफ स्टेट वही था जिसमें कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सभी प्रोसेस क्या हो जाए? कंप्लीट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आयु। आगे बढ़े। ठीक है। वो हम बैंकर एल्गोरिथम को ही आगे देखेंगे। ध्यान देना, अब एल्गोरिथम को निकालने के लिए फर्स्ट क्या होता है? नीड निकालनी पड़ती है। ये इसके स्टेप्स हैं एल्गोरिथम निकालने के, बैंकर एल्गोरिथम। पहले नीड निकालो, फिर देखो कि जो आपकी नीड है क्या उतने आपके पास अवेलेबल है, या उससे ज़्यादा अवेलेबल हो तो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे वरना रोक देंगे। जितनी आपको नीड है, अगर रिसोर्सेज उससे ज़्यादा अवेलेबल है या उसके बराबर अवेलेबल है तभी आप दोगे, वरना प्रोसेस को क्या कर दोगे? वहाँ पे रोक दोगे। तो इफ़ यस, अगर यस है तो अलोकेट करो रिसोर्सेज, है ना। और फिर जब उसको रिसोर्सेज दे दिए जाएँ तो उसे मार्क कर देना कि अब ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उससे वापस ले लो रिसोर्सेज। ठीक है। ठीक है। एंड इट रिसोर्सेज बैक टू अवेलेबल, मतलब जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उससे कहो भाई अब तेरा काम हो गया पूरा, अब तो हमारे रिसोर्सेज वापस कर दे। ये वैसे ही हो गया जैसे कि आपको पैसे चाहिए, मैंने आपको दे दिए। ठीक है। आपका काम पूरा हो गया तो मैं कहूँगा आपसे, अब आपका काम पूरा हो गया, मुझे पैसे वापस कर दो मेरे वाले। तो ये वैसे ही काम है। हमने क्या करा? हमने देखा कि जितनी इसकी ज़रूरत है, क्या हम पे उतने पैसे हैं, अगर हैं तो हमने उसे दे दिए। फिर जब उसका काम पूरा हुआ तो हमने उससे ले लिए। वैसे काम है ना। और फिर यही प्रोसेस हम हर किसी के साथ रिपीट करते हैं, तो लास्ट में क्या होगा? सभी के सभी कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? सेफ स्टेट में पहुंच जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? सेफ स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कंप्लीट एक भी प्रोसेस अगर रह जाता है तो वो क्या हो जाता है? अनसेफ स्टेट में। किस में पहुंच जाता है? अनसेफ स्टेट में। समझ में आ गया। अब ध्यान देना, एल्गोरिथम देखते हैं कैसे कैसे आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल देखना, पहले तो मैं एक अलोकेशन का ग्राफ मिलेगा जिसमें प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है। प्रोसेस P1 को R1 दे रखा है और प्रोसेस P2 को R2 दे रखा है। ठीक है। बाकी के R2 नहीं दे रखा P1 को, और P2 को क्या नहीं दे रखा? R1 नहीं दे रखा। ठीक है। अब मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम कितने चाहिए? P1 को R1 दो चाहिए और R2 एक चाहिए। P2 को R1 दो एक चाहिए और R2 दो चाहिए। अब तुमने नीड का फॉर्मूला निकाला, नीड का क्या होता था? मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। तो मैक्सिमम कितने हैं यहाँ पे? दो हैं। R1 जो P1 को चाहिए, पर उसके पास है कितने? 1। तो यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे कितना चाहिए अभी? R1 P1 को एक चाहिए R1, और R2 कितना चाहिए? R2 यहाँ पे 0 पर चाहिए कितने? 1। तो 1 माइनस 0 1। तो P1 को 1 1 चाहिए, जिसमें 1 R चाहिए, 1 R2 चाहिए। वैसे P2 को भी क्या चाहिए? 1 माइनस 0 करोगे तो 1, और 2 माइनस 1 करोगे तो 1। तो P2 को भी क्या चाहिए? 1 1 चाहिए। ठीक है। एक R का और एक R1 का और एक R2 का। समझ में आ गया। तो ये हमने नीड का ग्राफ बना लिया जिसमें 1 1 1 1। अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं ये देखो, अवेलेबल कितने हैं ये देखो। तो अवेलेबल कहाँ से देखते हैं? यहाँ से देखो भाई, समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो अवेलेबल कितने हैं, तो मैं खुद पता चल जाएगा अवेलेबल कितना है। तो एक एक अवेलेबल है, कितना है? एक एक अवेलेबल है। ठीक है। अवेलेबल कैसे देखते हैं? 2 माइनस 1 करो तो 1, 1 माइनस 0 करो तो 1। तो अवेलेबल कितने हैं? 1 1। कितना? 1 1। ठीक है। अब चेक करो, P1 को कितनी की ज़रूरत है? 1 1 की, और P2 को भी कितनी की ज़रूरत है? P1 1 की। तो यहाँ देखो नीड जो है क्या इक्वल आ रही है अवेलेबल के? आ रही है ना। तो P1 को हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज दे देंगे। P1 को क्या करेंगे? रिसोर्सेज दे देंगे। तो ध्यान दो, नीड क्या इक्वल आ रही है अवेलेबल के, तो P1 को क्या रिसोर्सेज दे दिए हैं? यस।
P1 को रिसोर्सेज दे दिए। अब P1 का रिसोर्सेज मिल सकते हैं क्योंकि दे दिया हमने, तो P1 क्या होगा, कंप्लीट हो गया। P1 क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब P1 जब कंप्लीट हो गया तो P1 ने क्या करा, उसके पास अलोकेशन कितने, मतलब उसके पास पहले से कितने रिसोर्सेज थे, एक R1 का था और R2 के 0 थे, ठीक है। तो उसने ये तो अपने वाले तो वापस करे ही जो हमने उसे दिए थे 1 1, और उसने ये भी वापस कर दिया कि अब मेरा काम पूरा होगा तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं इन्हें भी तुम ही रख लो, ठीक है। तो उसने ये भी वापस कर दिए। तो अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो गए, एक और एक, दो। भैया ये कैसे निकाला, ये पहले से ही ग्राफ में दे रखा था अलोकेशन वाला, ठीक है, दो, और ये कितना हो गया, 1। समझ में आया। तो अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो गए, 1 1 + 1 0, तो 2 1 हो गए। अब ये देखो कि P2 को कितने चाहिए, P2 को 1 1 चाहिए, नीड उसकी 1 1 की, और अवेलेबल कितने हैं हम पे, 2 1, तो ज़्यादा ही है, तो ये भी यस हम इसे भी दे देंगे P2 को। P2 को जब दिए तो P2 ने भी यस कर दिया कि मैं ले लूँगा, तो P2 भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। P2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। जब वो कंप्लीट होगा तो वहाँ पे P2 के पास खुद के कितने थे, 0 1, कितने थे, 0 1, और हमने कितने दिए थे उसे, 2 1, कितने दिए थे, 2 1। तो अब जब उसका काम खत्म होगा तो वापस देगा हमारे सारे के सारे, समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या करने का, अवेलेबल कितने हो गए हमारे पास, 2 1 + 0 1, तो कितना हो गया अवेलेबल हमारे पास, 2 2, और प्रोसेस क्या हो गए, सारे के सारे कंप्लीट। तो रिसोर्सेज आपके पास 2 2 हो गए, और आपका प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट। ये नहीं पूछ जाएगा रिसोर्सेज कितने बचे हैं लास्ट में, ये सब बस ये पूछ जाएगा प्रोसेस कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं। तो आपने ये चेक कर लिया बैंकर एल्गोरिथम से। फिर से बताऊँ एक बार, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने निकाला कि अलोकेशन कितने थे उनके पास खुद के रिसोर्सेज कितने थे, हमने कितने दे दिए पहले ही। फिर हमने निकाला मैक्सिमम उसे कितने चाहिए, फिर हमने नीड निकाली, मैक्सिमम माइनस अलोकेशन। फिर हमने देखा जो उसकी नीड है क्या वो छोटी है या इक्वल है जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज अभी फ्री हैं। अगर इक्वल है या अवेलेबल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो हम दे देंगे प्रोसेस को। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो वो अपने वाले भी रिसोर्सेज दे देगा और जो उसने हमसे उधार लिए थे उन्हें भी दे देगा। दोनों को प्लस करो, फिर देखो दूसरे वाले से कि हमारे ज़्यादा हैं, अगर हैं तो फिर उसे दे दो सारे के सारे। फिर वो क्या करेगा, जब वो खुद कंप्लीट हो जाएगा तो अपने रिसोर्सेज तो वापस करेगा ही करेगा, और हमारे भी सारे के सारे करेगा। तो दोनों को प्लस कर दो, तो लास्ट में तुम्हें क्या मिल जाएगा, अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या मिल जाएंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बैंकर एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। अब इस यूनिट का लास्ट पार्ट चल रहा है, यहाँ पे आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 छोटा ही था, जल्दी समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ में नहीं आया ना भाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दो ना, मैं और समझाऊंगा और क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अब डेडलॉक डिटेक्शंस, सिस्टम क्या करता है, पहले अलाउ करता है डेडलॉक टू हैपन। पहले वो कहता है कि डेडलॉक लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद क्या करता है, कुछ टाइम बाद डेडलॉक लगे या ना लगे, फिर वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। सिस्टम अलाउ कर देता है कि डेडलॉक लगने वाला होगा तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेगा, वो चेक करता है, देन डिटेक्ट करता है इट यूजिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की हेल्प से क्या करता है, वो यू डिटेक्ट करता है कि क्या डेडलॉक लगा है या नहीं लगा। तो अगर सिंगल इंस्टेंस है, मैंने हिंदी बता देता हूँ, पहले पहले होने देता है, फिर बाद में पकड़ता है कि डिटेक्ट डेडलॉक लगा है या नहीं लगा। अब अगर सिंगल कॉपी है तो रैग यूज़ करेंगे, RAG, ठीक है। मैंने सिंगल कॉपी के लिए कराया था वो RAG। लेकिन अगर मल्टीपल कॉपी हैं, बहुत सारी कॉपी हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम, बैंकर एल्गोरिथम। क्या यूज़ करेंगे, बैंकर एल्गोरिथम, ठीक है। अब रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, देखो आफ्टर डिटेक्शन सिस्टम रिकवर्स बाय, मतलब आफ्टर, अगर डेडलॉक लग जाता है, जब प्रोसेस रुक जाता है, तो वहाँ से सिस्टम कैसे रिकवर करता है। अब देखो, जिस प्रोसेस पे डेडलॉक लगा है, या तो प्रोसेस ही हटा दो, टर्मिनेटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, उस प्रोसेस को ही क्या कर दो, हटा दो जिस पे भी डेडलॉक लगा है। या दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो हम, रिसोर्सेज प्रेम्पशन, मतलब रिसोर्सेज को ज़बरदस्ती अपने पास बुला लो, रिसोर्सेज को ज़बरदस्ती उससे खींच लो, ले लो, मतलब, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं फ्रॉम डेडलॉक से, ठीक है। यही दो कंडीशंस हैं, या तो अपने प्रोसेस को ही ख़त्म कर दो बिल्कुल, या रिसोर्सेज को वापस ले लो ज़बरदस्ती, ठीक है। तो प्रोसेस हटा दो या रिसोर्सेज वापस लो, इन दो ही कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। अब डेडलॉक का रियल लाइफ एग्जांपल तुमसे पूछा जाए तो ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम का मतलब जो ट्रैफिक लगा रहता है रोडों पे, है ना, वहाँ पे क्या होता है, इधर से एक कार आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, चारों ने क्या करा, एक दूसरे का रास्ता रोक दिया। अब ना ये पीछे जाने को तैयार है, ना ये, ना ये, या ना ये। तो यहाँ पे क्या होगा, रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो कोई भी आगे नहीं निकल पाएगा। तो यही क्या होता है आपका डेडलॉक, क्या होता है, डेडलॉक। ये रियल लाइफ में पढ़ लिया हमने। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आगे कुछ है नहीं, खत्म, यही था, समझ में आया। अब अगर आपको इनके व्हाट्सएप इनके नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आप इसके कंप्लीट नोट्स वहाँ से ले सकते हो। दूसरी चीज़, ग्रुप में ऐड होने के
फीस है। कितनी ग्रुप फीस? 100 रुपये, 4,100 या 100 रुपीज़, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले फ्री थी बट अब 100 रुपीज़ है। और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो कोशिश करना 100 रुपये का, कोई ज़्यादा लालच नहीं होता, 100 रुपये की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप सभी पे करके ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि आपको कंप्लीट नोट्स मिल पाए और आपको मॉडल पेपर लेने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं मॉडल पेपर को फोटो भेजूंगा आपको, हर चीज़ के क्वेश्चंस के फोटो भेजूंगा, आप वहीं से सॉल्व कर लेना। अब 200, 250, 300 रुपये का तो मॉडल ही लोगे, उससे अच्छा है कि 100 रुपये पे करके ग्रुप में ऐड हो जाओ। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर्स, नोट्स सब वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। और सबसे अच्छी चीज़, आप मुझे पर्सनल मैसेज करके मुझसे अपने डाउट्स भी ले सकते हैं, सिर्फ 100 रुपीज़ में, कोई ज़्यादा नहीं है भाई। मॉडल पेपर 300, 350, 400 के आ जाएंगे और आप लेने जाओगे 5 सब्जेक्ट के, पर आपको लेने नहीं है, ठीक है। और ये 100 रुपीज़ क्यों रखा है, अगर कोई पूछे तो भाई बताना। अगर मैं 100 रुपीज़ नहीं रखूँगा ना तो नॉन सीरियस बच्चा, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारा बच्चा नॉन सीरियस भी होता है, सबके सब आ जाएंगे और माहौल वहाँ का होगा हमारे ग्रुप का ख़राब, ठीक है। हालांकि ग्रुप में सिर्फ पढ़ाई की बातें हो सकती हैं, इसलिए मैंने एडमिन को ही रख रखा है जो मैसेज कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा, बट फिर भी माहौल ख़राब होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे 100 रुपीज़ रखे हुए हैं कि वहाँ पर कोई भी बच्चा नॉन सीरियस वाला ना आए, सीरियस बंदे ही आए, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे भी आपके लिए स्टडी मटेरियल अगर इकट्ठा करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा है कि मैं तुम्हें सेमेस्टर 3 स्मार्ट बोर्ड में बताऊँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए सेमेस्टर 3, है ना। तो अगर आप मुझसे ज़्यादा देर तक जुड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कि सेमेस्टर 3 मैं ही पढ़ाऊँ आपको और इस बार स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो, तो 100 रुपीज़ इतनी बड़ी बात है नहीं, आप भी मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। और मैं तो आपका खरीद रहा हूँ, थैंक यू, ठीक है। प्लीज़, और अगर ये भी नहीं करना ना तो आप मुझे सिर्फ सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि भैया हमने सब्सक्राइब कर दिया है, आप हमारे सिर्फ डाउट ले लेना। तो मैं तुम्हारे डाउट्स अलग से लेता रहूँगा, ग्रुप में तो ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ग्रुप में मैंने 1 अप्रैल से पहले ही फ्री ऑफर रखा था, अब नहीं है, अब आपको 100 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। बट आप मुझसे डाउट्स ले सकते हो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है आप मुझे स्क्रीन भेज देना, फिर आप अपने डाउट्स लेते रहना, ठीक है। थैंक यू।